नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका याक ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लाए हैं अभी के हॉट टॉपिक जो सेबी ने एक बवाल मचाया हुआ है कि पता नहीं क्या क्या प्रपोजल्स आए हैं जिनको इंप्लीमेंट करने से किस पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पे गपशप हम मैं अपने साथी कमल कौशिक जी के साथ आज करने वाले हैं, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि आप पे और हम पे इन सारे रूल्स का जो प्रपोज्ड है उनका क्या फर्क पड़ सकता है। हालांकि हम शुरू में क्लियर करना चाहते हैं ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। लेकिन आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कि क्या इंपैक्ट आप पे या हम पे पड़ सकता है। कमल जी, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने 4 मेजर पॉइंट को कवर किया है। वैसे तो प्रपोजल काफी ज्यादा है, लेकिन ये मेजर 4 पॉइंट्स हमने आज डिस्कशन करने का सोचा है। ज्यादातर जो भी डाउट्स हैं इन 4 में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जी हम डिस्कस करते हैं लोड साइज पे। लोड साइज ऐसा बताया जा रहा है कि 5 लाख का जो अभी एफ&ओ के जो लोड साइज चल रहे हैं उसको 25 लाख करने का प्रपोजल है। हाँ, रफली 25 लाख। अगर ये हो जाता है तो इसके क्या इंपैक्ट आएंगे हम सब रिटेलर्स पे, आप प्लीज ये इस पे बताएं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कोई भी एफ&ओ ट्रेड जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उसमें 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं, एक बायर एक सेलर। ये आप सब जो भी एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि इसमें बाइंग भी होती है एफ&ओ में, ऑप्शंस में, और सेलिंग भी होती है। तो बायर पे क्या इंपैक्ट आएगा, सेलर पे क्या इंपैक्ट आएगा, अपन दोनों को अलग अलग समझते हैं। बायर पे इंपैक्ट जो आएगा वो ये आएगा कि आज जो बायर एक नियर बाई स्ट्राइक पे किसी ऑप्शन को बाई कर लेता है वो ओटीएम पे चला जाएगा। व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि आज अगर 2000 रुपए उसकी जेब में है और वो एक लॉट बाई कर पा रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो रहेंगे तो 2000 ही, अचानक से पैसे तो नहीं बढ़ जाएंगे, बट लॉट साइज बढ़ने की वजह से उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। बिल्कुल, तो वो दूर जाएगा, दूर के ऑप्शन टटोलेगा कि ऑप्शन प्राइस कम मिल जाए। ऑप्शन प्राइस ऑब्वियसली दूर की होती है, तो वो क्या होगा, दूर के ओटीएम बाई करेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी वैसे ही बाइंग की कम होती है। 30% हम कहते हैं कि 30% के आसपास बाइंग की एटीएम की प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके फेवर में जाए। ओटीएम में तो 10% भी नहीं बचती है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी बायर है उसको इसका जो इंपैक्ट है वो नेगेटिव पड़ने वाला है, कि वो बाइंग कैपेसिटी को अगर फिक्स रखेगा तो ओटीएम की तरफ ज्यादा जाएगा, जो कि हम बोलते हैं 100 में से 90 लोग लॉस मेकिंग है, वो परसेंटेज में भी चांसेस हैं कि बढ़ जाए। तो ये जी आप ये बोलना चाह रहे हो कि जैसे मेरे पास अगर 10,000 रुपए हैं, अब 5 लाख पे अगर मैं एक लॉट परचेज कर रहा हूं तो मे भी क्या पता मैं आईटीएम परचेज कर पा रहा हूं, बिकॉज वो 5 लाख का ये नोशनल वैल्यू। अगर ये 25 हो गया तो मैं फोर्सफुली मेरे को ओटीएम ही बाई करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एटीएम की तो वैल्यू अब 50,000 हो चुकी है, तो मेरे को 10,000 बाई करने के लिए मेरे को 5 स्ट्राइक दूर जाके खरीदना पड़ेगा, बिकॉज करना तो मेरे को है। हाँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल, तो मतलब मैं और ओटीएम में जा रहा हूँ, बिल्कुल, तो इससे मेरी प्रोबेबिलिटी और कम हो रही है। बिल्कुल, मतलब मेरा अब और दिक्कत होने वाली है। चांसेस आर वेरी लेस कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीइंग एन ऑप्शन बायर आपको इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। अब सेलिंग साइड भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा ग्रीन है सेलिंग के लिए। वैसे सेलिंग में 70% प्रोबेबिलिटी हम याक ट्रेडिंग में बताते हैं कि 70% प्रोबेबिलिटी होती है आपकी विन की, एंड एवरी प्लेटफॉर्म सेज दिस। तो अब क्या होगा इसमें, अब देखिए कि अगर आज एक लोट सेल करने के लिए मैं बोलूं निफ्टी या बैंक निफ्टी का रफली 1 लाख रुपए आपको चाहिए होता है। बिल्कुल, अब वो ही अगर 5 गुना लोट साइज हो गई तो आपको 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख चाहिए। अब मेरे पास 1 लाख रुपए अगर अकाउंट में है तो मैं एक लोट आज सेल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है प्रोबेबिलिटीज हाई, और 2% अगर मंथली रिटर्न बनाता हूं तो कंपाउंडिंग में 10 साल में मेरा 1 रुपया 10 रुपए में बदल जाता है। दिस ऑल्सो आई नो, मेरे पास इतनी नॉलेज है, लेकिन मेरे पास पैसा लिमिटेड ही है, मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही है। बिल्कुल, तो 1 लाख रुपए से मैं कर पा रहा था सेलिंग, लेकिन अब मैं फोर्सफुली, अगर मेरे पास छोटा पैसा है तो मैं बाइंग की साइड जाने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब सेलिंग तो कर ही नहीं सेलिंग पाओगे। कर ही नहीं पाएंगे कि 5 लाख चाहिए उसके लिए। तो ओह माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग थिंग। सेम चीज आप देखिए, अगर बाई चांस मेरे पास 8 लाख रुपए अकाउंट में, हाँ, तो मैं एक लोट तो सेल कर लूंगा, लेकिन अब 3 लाख मुझे आइडियल अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैं हो सकता है मैं बाइंग सेलिंग दोनों करने लग जाऊं। प्रोबेबिलिटी इज हाई बिल्कुल, कि मैं मेरा जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसको भी गड़बड़ा दूं। हाँ, आपको एवेन्यूज जब बंद कर दिए हैं, हाँ, तो अब आपका मतलब आप फोर्सफुली ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। बिल्कुल, जबकि आपको पता है कि यार वो लो प्रोबेबिलिटी है, मेरे को नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम आप वो करोगे। बिल्कुल, ये बहुत बहुत दिक्कत वाला काम है। सो आई थिंक ये 2 इंपैक्ट हैं जो कि लोट साइज बढ़ने, रिटेल जो ट्रेडर है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है।
बाकी भी और भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं। आपकी नॉलेज में अगर कुछ है तो हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर यहीं पे उसको क्लियर करेंगे, या फिर बाकी लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। सो कमल जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि सेकंड उनका प्रपोजल है रिड्यूसिंग नंबर ऑफ एक्सपायरीज, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? रिड्यूसिंग नंबर ऑफ एक्सपायरी, जीरो डीटी आजकल बहुत फेमस है, डेली के एक्सपायरी हो गए हैं। मैं इसको दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा व्यूवर्स को। देखिए, जीरो डीटी के फायदे हैं और नुकसान भी है। फायदे तो है प्रो को, जो बहुत ही सुपर स्किल्ड लोग हैं उनको तो है फायदा, जिन्होंने लंबा एक्सपीरियंस लिया है। हाँ, जिनको हैंडल करना आता है। अगर कोई थीटा को अगर कैप्चर कर रहा है तो जीरो डीटी उसके लिए स्वर्ग है, क्योंकि उसको उसी दिन थीटा रियलाइज होएगा। लेकिन वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब यहाँ पे प्रो को तो मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं स्किल सेट में, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं मेजरली आपसे बात करूं कि ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा। प्रीमियम अगर आपके बिल्कुल भी नहीं चले ना, तो वो बहुत फास्ट जीरो डीटी में क्रैश हो जाते हैं, एंड वापस वो दिन में उस लेवल पे आने में बहुत कम चांस होते हैं कि वो उस लेवल पे आएंगे। मतलब जैसा आप कहते भी हैं 100 रुपए का अगर 50 रुपए हो गया तो वापस 100 होना बहुत मुश्किल है, वो वापस 100 होना बहुत मुश्किल है। तो जीरो डीटी को हम लोग बताते हैं हाई रिस्क एनवायरनमेंट। हाई रिस्क एनवायरनमेंट स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स, कि अगर आप मंथली ऑप्शंस की बात करो, आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और बाई चांस मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया 2-4 दिन, तो आपने बाई चांस आप रुक गए कि ठीक है मैं इसको थोड़ा देख लेता हूं 2-4 दिन, और बाई चांस मार्केट ऊपर आ गया, तो आपके पास स्पेस रहता है निकलने का। बिल्कुल। लेकिन जीरो डीटी पे अगर 100 का 50 हो गया, आपका लॉस निश्चित है। वो 50 से 100 बहुत मुश्किल है उसका होना, मार्केट को 1-2% का मूव करना पड़ेगा आपके फेवर में, तब कहीं जाके हो सकता है, बट बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग नंबर ऑफ एक्सपायरी का रिटेलर्स को फायदा है, अच्छा है रिटेलर्स के लिए, क्योंकि वो हाई रिस्क एनवायरनमेंट से बचे रहेंगे, उनका कैपिटल बचा रहेगा। तो ये सेबी का मैं इसको वेलकम करता हूं मूव को, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ एक्सपायरीज। मतलब आपका कहना है ये तो इंप्लीमेंट होना ही चाहिए। हाँ, ये रिटेलर्स के लिए अच्छा है। जो लोग जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनका एटलीस्ट उनका सर्वाइवल ये बढ़ाएगा, उनके लॉसेस कम होंगे। आप इस इंडस्ट्री में 14-15 साल से ट्रेडिंग में हैं, तो मेरे ख्याल से पहले तो सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती थी। यस, मंथली एक्सपायरी, उसके बाद फिर वीक में एक आया, उसके बाद फिर डेली के आ गए, और भरोसा नहीं है दिन के 3-3 4-4 आने लग जाएं। कुछ दिन तो ऑलरेडी हैं, जैसे बैंक एक्स का उसके मिड कैप के साथ होता है। हाँ। कुछ दिन तो ऑलरेडी हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हु नोस, जो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपायरीज भी बढ़ेंगे, दिन के 5-5 एक्सपायरीज हो जाएंगे। एनएसए की तरह बीएससी भी ले आए। यस। तो ये तो हाई रिस्क एनवायरनमेंट है कि जो रिटेलर है जो बहुत कम पैसा लेके आ रहा है, उसके चांसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं पैसा लूज करने के। तो ये कम करना इज अ वेलकमिंग स्टेप। बिल्कुल सर। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, विच इज रेजिंग मार्जिन नियर एक्सपायरी। एक्सपायरी के पास अचानक मार्जिन को रेज कर देना। तो इस पे यस जी आप प्लीज इसको बताएं कि इसका क्या रिटेलर्स पे क्या असर आएगा। देखिए, इस पे अपन थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे अपन दोनों। तो मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ये आएगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा, लोगों के माइंड में कंफ्यूजन पैदा करेगा कि कब तो कम हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। वो लिख के थोड़ी रखेगा कि आज तो कम हो गया, आज ज्यादा हो गया है। प्रैक्टिस में आने में टाइम लग सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी आदमी ने मान लीजिए 10 लाख की कैपिटल से आज ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की, और उसने 2% मंथली एक टारगेट किया मुझे बनाना है, तो अब उसको 10% की बजाय 10 लाख की बजाय 12 लाख रुपए उसको अकाउंट में रखने पड़ेंगे, क्योंकि मार्जिन बढ़ सकते हैं 20%, 30%, जो भी एक्स्ट्रा बढ़ने की बात हो रही है, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाता है तो उतना पैसा अकाउंट में एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो जो 10 लाख पे 2% यानी कि 20,000 रुपए जो बनाने की सोच रहा था महीने की, अब उसके 12 लाख पे 20,000 बनेंगे, विच मीन्स उसका आरओआई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। राइट। तो 2% की बजाय 1.8, 1.7% पे वो क्लोज करेंगे। तो क्योंकि आप चेंज तो नहीं करेंगे, स्ट्रेटजी को तो चेंज नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग सब एक दूसरे से सिंक्ड है। तो आपका ओवरऑल जो एवरी एक्स्ट्रा पैसा आपने अकाउंट में रखा है, वो सारा आपके आरओआई को इंपैक्ट करेगा, आई थिंक। बिल्कुल, तो मेजर है कंफ्यूजन और आरओआई को इंपैक्ट आएगा। बिल्कुल, तो नेगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव, दिस इज अ नेगेटिव इंपैक्ट। सर एक चीज और बताइए, ये एक बहुत बड़ा सगुफा छोड़ा हुआ है सबने कि 30% टैक्स आपकी F&O इनकम पे लगने वाला है, तो इस पे अपने विचार बताइए सर। कमेंट एक हमारे उसमें YouTube पे एक कमेंट भी आया था कि 30% वाला छोड़ दूं क्या ट्रेडिंग? हाँ, ट्रेडिंग ही छोड़ दूं क्या? तो यस, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, बिजनेस के हिसाब से ही आपको चीजों को करना है।
एंड अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है, चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं, तो यस आपको कंसिडर करना चाहिए कि ट्रेडिंग, आपको रिव्यू करना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग करना है कि नहीं करना है। बट यहाँ पे इसको हम क्लेरिफाई कर देते हैं। देखिए, जो भी ट्रेडिंग का इनकम है वो आपके एक नॉर्मल इनकम, एक बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होता है। तो स्लैब वाइज हिसाब से आपको टैक्सेशन उस पर लगता है और वो वही लगेगा। इसका कोई सेंस नहीं है कि 30% आपका लगेगा। इट इज नॉट, अलग से कोई कैटेगरी नहीं बनी। हाँ, अलग से कोई कैटेगरी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज स्पेकुलेशन अपने आप में ही एक बड़ा ही हाई रिस्क आप लेके आ रहे हो। इतना हाई रिस्क लेके आप आओगे, अगर बाई चांस आपने कमा लिया, उस पर आप 30% टैक्स दो, तो इट इज थोड़ा सा, मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। Practical नहीं है। बट प्रैक्टिकल नहीं है। बट हम कोई ऐसा वर्डिक नहीं दे रहे हैं ऐसा होगा नहीं होगा, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इस पे। तो मेरे हिसाब से यस जी, मेरा ये है इस पे कि ये शायद नहीं होना चाहिए, मतलब, और अगर होता है तो इट इज अ बिग 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 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये मार देगा, रिटेलर्स को मार देगा अगर ऐसा होता है। पहली बात तो 10 में से एक प्रॉफिटेबल है, उस एक को भी आप मार दोगे। तो अपन अगर मोटा मोटी बात करें तो 4 प्रपोजल हमने डिस्कस किए हैं। बिल्कुल। तो उनमें से एक तो बिग पॉजिटिव है, यस, सेकंड वन रिड्यूसिंग नंबर ऑफ एक्सपायरीज, और Yes. बाकी जो हैं वो सारे नेगेटिव फॉर रिटेल ट्रेडर्स इन याक ओपिनियन, वो नेगेटिव हैं। Yes. इसके अलावा भी 3 प्रपोजल्स हैं, बट मैं क्रक्स में हम लोग बात कर लेते हैं उसकी। वो यूथ से रिलेटेड कुछ था उसमें, हाँ, यूथ को पार्टिसिपेशन बढ़ गया है 20 से 30 साल हाँ, उम्र वालों का, हाँ। तो वो कैसे कम किया जाए, रिड्यूस किया कैसे कम किया जाए इज द पॉइंट। जी जी। कैसे कम किया जाए इज द पॉइंट, बिकॉज यूथ काफी इसमें आ रहा है ट्रेडिंग में, और वो फास्ट मनी के लिए आ रहा है। तो ये तो ह्यूमन बिहेवियर है, सैकड़ों सालों से आप देख लो, फास्ट मनी, फास्ट उसके लिए चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अब उसको रोके कैसे? तो ये रोकना क्यों है? नहीं, मान लो सेबी को लग रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो रोकने का ही प्रपोजल पे बात हो रही है। तो आप बताओ इसको कैसे, मतलब आपकी तरफ से क्या आपको इसमें सही लगता है कि इसके लिए क्या तरीका है रोकने का? मुझे तो लगता है याक ट्रेडिंग जैसे कुछ ऑथेंटिक सेंटर्स और खोलने पे, प्रमोट करने पे ध्यान देना चाहिए ताकि एजुकेशन फैले। मतलब जोक्स अपार्ट, मैं नहीं बोल रहा याक ट्रेडिंग ही, लेकिन हाँ, आपके एनएससी एफिलिएटेड या एनएससी ऑथराइज सेंटर्स होने चाहिए जहां पे एजुकेशन मिले आपको प्रॉपर। Right. उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए ताकि राइट नॉलेज के बाद ही वो इस मार्केट में आ पाए। ऐसा कुछ अगर एनएससी करता है, वी विल वेलकम दैट, आई थिंक। डेफिनेटली मैं इस वीडियो के माध्यम से सेबी को, एनएससी को ये रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, अगर आप सीरियसली सोच रहे हैं यूथ्स के बारे में, तो आपको सोचना होगा एजुकेशन के बारे में। अगर वो एजुकेट होंगे, उनको पता चलेगा कि कैसे इस फील्ड को अप्रोच करना है, तो आप ऑटोमेटिकली आप उनका जो वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उसको आप रोक पाओगे। बिकॉज आप चाहे कितने रेगुलेशन ले आओ, आप 5 लाख से 25 लाख ले आओ, वो बंदा इधर उधर से जुगाड़ करके वो बाइंग करेगा, बाइंग करेगा, क्योंकि उसको तो दिख रहा है पैसा, वो उस पैसे के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल। आपने अगर उसको एजुकेट कर दिया कि यार ये तरीका सही नहीं है, ऐसे आप इसमें नहीं कर पाओगे, ये राइट अप्रोच है, ऐसे करना चाहिए, पहले फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करो, एजुकेट हो, उसके बाद ट्रेडिंग में आओ, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ, इस तरह की बातें जब आप सिखाते हो, तो वो चीजों पे उनको एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, एंड लास्ट में उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं बोलूंगा यूथ को सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, दैट इज द एजुकेशन। और फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड विद प्रोबेबिलिटी पढ़ाया भी नहीं जाता है, मतलब अपनी स्कूलिंग में कहीं नहीं। वो अपन आज बीइंग ट्रेडर्स वी नो कि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं ट्रेडिंग में। बिल्कुल। रिस्क रिवॉर्ड विद प्रोबेबिलिटी अगर आप बताने लग जाओ, मतलब छोटा सा मैं बोल रहा हूँ, स्कूल टाइम से अगर चैप्टर एजुकेशन में डालें, उसके बाद या फिर आप कहो कि एंट्री लेने के लिए एफ&ओ ट्रेडिंग के लिए आपको एक छोटा सा कोर्स कंपलसरी है, इस टाइप का कुछ करें कि वो डिग्री आपको लगानी पड़ेगी, दैट विल बी आई थिंक वेलकम। यस, एजुकेशन इस पे मस्ट करना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू एफ&ओ सेक्शन। सेबी को एफ&ओ के सेगमेंट में कोई भी एंटर करना चाहता है तो उसका कुछ एक प्रिलिमिनरी कोर्स या उसका एक सर्टिफिकेशन उसके पास हो, तो वो बेटर चीजों को अंडरस्टैंड करेगा, वो बेटर चीजों को बेटर तरीके से अप्रोच करेगा। बिल्कुल। तो सर थैंक यू कमल जी, मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हुआ होगा इन पे, और मैंने और कमल जी ने मिलकर कोशिश की है कि कुछ इनको इजी वे में आपको बता पाएं। इससे अलावा भी काफी लोगों ने इस पे एलोबरेट करने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए इतना काफी है। जब इंप्लीमेंट होगा, जो कि 15 अगस्त या 15 जुलाई शायद इन्होंने डेट दी है, 15 जुलाई इन्होंने डेट दी है, उस दिन इस पे इनकी मीटिंग होगी सेबी वालों की। उसके बाद में ये डिसाइड करेंगे कि करना है नहीं करना है, कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा या क्या रेक्टिफिकेशन उसमें होगा। तब तक के लिए बने रहिए याक ट्रेडिंग के साथ, ऐसे ही वीडियो नॉलेज बेस्ड हम लाते रहेंगे।
प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए और बनाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।